आमतौर पे हम लोग जब चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग इस तरह की बात कभी नहीं करते कि मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट क्यों उठ रहा है। लेकिन आज थोड़ी सी शुरुआत इस ढंग से करने चाह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें पता भी चल जाएं और ये भी पता चल जाए कि देखिए, हमने न्यूज़ के बारे में बात भी नहीं की थी, न्यूज़ के बारे में डिस्कशन भी नहीं किया था, लेकिन जहाँ से चार्ट कह रहा था कि यहाँ से हम नीचे जाएंगे और जहाँ से चार्ट कह रहा था कि हम ऊपर जाएंगे, उसने वो काम किया कि नहीं किया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बाजार जो आज गिरा या आगे जो गिरेगा 2-4 दिन में, तो क्या वो ईरान और यूएसए की जो वार चल रही है उसकी वजह से होगा या और कोई रीजन इसके पीछे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, दुनिया भर में जो शेयर बाजार में पैसा लगता है तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फर्में होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं। तो अभी क्या हुआ है कि रीबैलेंसिंग होनी है। रीबैलेंसिंग होनी है, किस चीज़ की रीबैलेंसिंग होनी है? हर तीसरे महीने रीबैलेंसिंग होती है आमतौर पे। तो यूएस का जो पैसा है जो मार्केट में लगा हुआ है, दुनिया भर की मार्केट में, तो तकरीबन 165 बिलियन का जो है डॉलर का रीबैलेंसिंग होनी है। अगर रुपये टर्म में कन्वर्ट करें जो आज का रेट चल रहा है उसके हिसाब से, तो तकरीबन ये 13.8 लाख है। 13.8 लाख करोड़ रुपए की रीबैलेंसिंग होनी है। और सीधे सीधे वैसे जोड़ लें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 16,500 करोड़ रुपए की रीबैलेंसिंग होनी है। तो क्या भारत की मार्केट इसकी चपेट में आएगी या एशियन मार्केट इसमें चपेट में आएगी? तो ये समझ लीजिए कि रीबैलेंसिंग जो पूरी दुनिया में होनी है, तो इसमें अमेरिकन मार्केट से लेकर के अमेरिका की मार्केट हो, इंडिया की मार्केट हो या एशिया की कोई मार्केट हो, सारी मार्केट जो है इसकी चपेट में आएगी। ठीक है। अब किन सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बिकवाली हो सकती है, और एक ट्रेडर या निवेशक को भी क्या करना चाहिए? पॉइंट बहुत से हैं जिसे बात की जा सकती है। तो सबसे पहले चीज़ ये क्लियर कर लें कि जो ईरान अमेरिका के बीच में तनाव था उसमें फिलहाल डिएक्सलेशन देखने को मिल रहा है। यानी पहले लड़ाई वड़ाई हुई, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को फिर बातचीत करके बात को आगे बढ़ाना है, एमयू के हिसाब से काम करना है। तो जो सबसे बड़ी वजह जो है मार्केट के अंदर वो है कि क्वार्टरली जो रिबैलेंसिंग हो रही है, ये है गिरावट की वजह। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जो शुरू मैंने बात की कि जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, कभी हम लोग बात करते हैं इसकी, युद्ध की खबर आई है, आज गिरेगा, सीजफायर होने वाला है, उठेगा, पॉलिसी ऐसी आ गई है, मार्केट ऐसे रहेगा, हम लोग कभी बात नहीं कहते ना। हम लोग तो हमेशा कहते हैं यार चार्ट बात कहता है, चार्ट के अंदर इमोशंस छुपे होते हैं कि यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे जाना है, बस इससे ज़्यादा हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। न्यूज़ वगैरह बाद में आती है या चीज़ें बाद में समझ में आती है, लेकिन जहाँ पे जो बात चार्ट कह रहा होता है क्या वहाँ वैसा नहीं होता है? और एक चीज़ समझ लीजिए कि चार्ट जो होता है ना, वो किसी न्यूज़ का इंतजार नहीं करता। चार्ट के अंदर जो चीज़ छुपी रहती है वो चीज़ होती है, न्यूज़ वगैरह बाद में आती है। असली चीज़ जो है वो डिमांड एंड सप्लाई है, और डिमांड एंड सप्लाई वो पहले से ही शो होने लगता है। चार्ट में डिमांड सप्लाई की भाषा जो लैंग्वेज है वो दिखाने लगती है, इमोशंस बताने लगता है। तो फिर वही बात रिपीट करते हैं कि युद्ध हो, सीजफायर हो, सरकारी पॉलिसी हो, कोई बड़ी खबर हो, आखिर सब चीज़ का असर प्राइस पे ही पड़ना है ना। तो जो प्राइस पे पड़ना है तो प्राइस पे ध्यान दो, चार्ट पे ध्यान दो, जिससे चार्ट बनता है। और हमेशा आप देखिए जहाँ पे चार्ट जो कहता है वहाँ पे वो चीज़ होती है कि नहीं होती है। न्यूज़ एक्सप्लेन्स द मूव बट चार्ट्स एंटिसिपेट द मूव, इसको याद रखिएगा। खबरें अक्सर हमें बताती हैं कि क्या हुआ, लेकिन चार्ट कई बार पहले ही संकेत दे देता है कि क्या हो सकता है। तो चार्ट की भाषा को हम लोग समझेंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे, एक्सपायरी मूव क्या हो सकता है, एक्सपायरी के दिन पे चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन आइए उसके पहले समझ लेते हैं कि क्वार्टरली रिबैलेंसिंग क्या होती है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े फंड होते हैं ना, ETF फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो हर 3 महीने में अपने पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ शेयर खरीदे जाते हैं, कुछ बेचे जाते हैं। तो इसकी वजह से बाजार में बहुत बड़ी खरीद और बिक्री देखने मिल सकती है। अगर मार्केट में मांग अच्छी है तो अगर ये सप्लाई मिल गई तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा, अगर मांग एकदम नहीं है, बिक्री हो गई तो फिर नीचे जाने लगेगा। ठीक है। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो ऊपर नीचे जाता है, मतलब इनके बेचने से ना ये गिरेगा मार्केट, ना इसके बेचने से ऊपर जाएगा। अगर डिमांड अच्छी है तो जब ये बेचेंगे तो मार्केट ऊपर भागेगा, और जब डिमांड कुछ नहीं है, बेचेंगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगी। अच्छा, इसमें एक चीज होता है कि रिबैलेंसिंग क्या होती है। रिबैलेंसिंग इनका मामला ये है कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ का फंड है वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 30% जो है आपको रखना है स्टॉक में, इक्विटी में, और 70% पैसा जो है वो बॉन्ड में रखना है और अदर फंड में रखना है जो सिक्योर फंड होते हैं। ठीक है, डिप्ट में रखना है, बॉन्ड में रखना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इन्होंने इक्विटी में लिया, तो अब इक्विटी में लिया, इक्विटी का रेट बढ़ता चला गया, तो जो 30% रुपया था वो पता चला हो गया 40%, और ये जो 70% था 70 पे ही रह गया, ये 68 पे रह गया, ये 68 पे आ गया। तो होगा क्या, होगा ये
कि रिबैलेंसिंग करने में जहां इनको प्रॉफिट हो रहा है वहां से माल बेचेंगे नहीं बेचेंगे, उनको हर हाल में बेचना, क्योंकि उनको लाना है अपने को 30%। तो उसमें नहीं देखेंगे कौन सा स्टॉक है क्या है, बस देखें इनको ये देखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है बेचो, सबसे पहले प्रॉफिट वाला ही बिकेगा। अब इंडिया के अंदर वो बिकवाली करेंगे तो किसने बेचेंगे, स्मॉल कैप में बेचेंगे कि मिड कैप में बेचेंगे? नहीं भाई, इनका जो पैसा जो लगा हुआ है इंडेक्स में, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, ठीक है, तो ब्लू चिप कंपनियों में जो पैसा लगा हुआ है वहां जहां प्रॉफिट दिख रहा है वहां ये धीरे से बेचेंगे। तो उसके नतीजे में क्या होगा, अगर मांग है तो इंडेक्स ऊपर भागेगा और मांग नहीं है तो इंडेक्स नीचे गिरेगा। सिंपल फार्मूला है। यहाँ आप ये फोरकास्ट ना करिएगा कि बेचेंगे तो गिरेगा, क्योंकि हमेशा ये बेचते रहे हैं ना, तो कभी जब इन्होंने बेचा है तो मार्केट ऊपर भागा है और कभी बेचा है तो मार्केट नीचे गिरा है। तो अब इतनी बड़ी जो रुपया है इनका तकरीबन 165 बिलियन का, इंडियन के हिसाब से देखें तो 13.8 लाख करोड़ रुपया है। अगर उसमें बिकवाली 2 दिन में होनी है, वही कल जून खत्म हो रहा है, कल परसों में, तो जो जून खत्म हो रहा है उसके पहले बिकवाली करके अपना हिसाब किताब बराबर कर लेना है ना। तो ये पूरी चीज जो है ये ग्लोबल रिबैलेंसिंग है, ये अमेरिका या इंडिया के लिए नहीं है, ये टोटल ग्लोबल रिबैलेंसिंग है। और भारत की जो लार्ज कैप स्टॉक हैं उसमें इसका फर्क आएगा, खासकर बैंकिंग सेक्टर में और आईटी सेक्टर में, ठीक है। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में इसका प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन बहुत कम रहेगा। और चूंकि एक्सपायरी है कल 30 जून को, तो अब एक्सपायरी में क्या है कि मंथली एक्सपायरी है, तो इसमें भी बड़े पैमाने पोजीशन का रोल ओवर होगा। पोजीशन का रोल ओवर होने की वजह से क्या होगा कि वोलेटिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, ऊपर नीचे मार्केट बहुत तेज भागेगा। तो ऐसे समय में ट्रेडर क्या, जो नए ट्रेडर हैं तो भाई वो एकदम एंट्री ना करें, और पुराने भी हैं तो ओवर ट्रेडिंग ना करें। रिस्क मैनेजमेंट अपना सही रखें, रिस्क मैनेजमेंट अपना हर हाल में सही रखना है, पोजीशन साइज सही रखनी है, ठीक है। अब जो भी ले रहे हैं आप उसकी लॉट साइज, पोजीशन साइज सही रखिए। और जब तक कंफर्मेशन ना मिले कतई किसी ट्रेड में एंट्री ना करें। केवल खबर देखकर ट्रेडिंग करने के बजाय प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। जो हम लोग कहते हैं ना बार बार कि यार चार्ट क्या कह रहा है उसको समझो, उसको फॉलो करो। और जब ये तैयारी के साथ काम करोगे तो फिर कोई दुनिया, कोई वोलेटिलिटी, कोई रिबैलेंसिंग, कोई न्यूज आपके इस पर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। और इस टाइम जो बाजार में कमजोरी है, कमजोरी की सिर्फ और सिर्फ वजह जो है रिबैलेंसिंग है। और अभी कल परसों हो सकता है जॉब डेटा आ जाए, तो अमेरिका का जॉब डेटा आ जाए तो उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है कोशिश ये करेंगे कि चार्ट के बारे में कुछ बात कर लेंगे, चार्ट क्या कह रहा है, और उसके बाद फिर इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, चार्ट भी समझ लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है। दिव्यांग हैं और हैंडीकैप्ड हैं 40% से ऊपर, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, इनके लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदम फ्री रखा गया है, लाया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ की रहेगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और डीमेट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए आपसे, डीमेट अकाउंट में आपके पास पैसे होने चाहिए। क्लास पूरी तरीके से फ्री है, 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा, और आमतौर पे सीखने के दौरान ही लोग इनकम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, ठीक। घाटा फायदा दोनों चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन में अच्छे से सीख जाएंगे। दूसरा यह है कि हर सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक की वर्कशॉप रहती है, इसीलिए नंबर सेव करने वाला, इस नंबर को सेव करके कांटेक्ट में रहें, ठीक है। जो हमारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, और उसके अंदर मैसेज रहता है, टाइमिंग भी रहती है, उस टाइम पे आमतौर पर चीज़ शुरू हो जाती है। और 1-to-1 अगर आप करना चाहते हैं, 1-to-1 का मतलब ये है कि सिर्फ आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो उसकी भी फैसिलिटी उपलब्ध है, उसमें भी वो फ्री रहेगा, ठीक है। सीखना है, समझना है, स्टॉक मार्केट गलत है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कहाँ गलत है, सामाजिक लिहाज से कहाँ सही है कहाँ गलत है, धार्मिक और दीनी लिहाज से कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। समझने की कोशिश उसी से करना चाहिए जिसको दोनों मैटर मालूम हो, ठीक है। जो लोग एक पक्षी हैं, एक ही चीज़ उनको मालूम है, दूसरी चीज़ के बारे में वो ABCD में नहीं जानते, उनसे अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ग्रो करिए, सीखिए नई चीज़ें। और इंडिया में इस वक्त जो है ना 3 से 5% लोग ही जानते हैं, 3% से 5% लोग ही इस मार्केट में हैं। अमेरिका, यूरोप में 70-80%, 64%, 55% तक लोग हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग परसेंटेज है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया स्किल है, इस स्किल को अगर डेवलप कर ले जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। हाँ, अगर आप लालची हैं और बहुत जल्दी कोई काम कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर बर्बादी है। अगर आप लालच पर अपने कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। चलिए मंडे की उस पर आगे बढ़ते